नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब में कांग्रेस नेता और मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश का नाम मनप्रीत बताया जा रहा है। साथ ही 4 अन्य को भी पकड़ा गया है। पंजाब एसटीएफ ने उत्तराखंड पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन के बाद शिमला बाईपास नया गांव पेलियो से 2 गाड़ियों से सभी को पकड़ा है। और सिद्धू मूसेवाला रविवार शाम अपने चचेरे भाई और 2 साथियों के साथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी और उसमें से उतरे अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की चलने की आवाज़ सुनकर गांव में दहशत का माहौल हो गया। गोलियां ऐसे चलाई गई जैसे शादी में पटाखे चलते हों, जिसके बाद आसपास के प्रदेशों की पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। इसी कड़ी में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपियों का सहयोग करने वाले कुछ बदमाशों को एसटीएफ उत्तराखंड और पंजाब की टीम ने देहरादून जनपद के नया गांव क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपियों का सहयोग किया था और घटना के बाद देहरादून पहुंच गए थे। पंजाब की एसटीएफ को सूचना मिली कि आरोपी देहरादून में हैं। इस पर पंजाब की एसटीएफ ने उत्तराखंड की एसटीएफ से संपर्क किया। नया गांव क्षेत्र में नाकेबंदी की गई। आरोपी शिमला बाईपास रोड से हेमकुंड साहिब की तरफ जा रहे थे, तो दोनों राज्यों की पुलिस ने उन्हें रास्ते में गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए नया गांव पुलिस चौकी ले गई, जहां से पकड़े गए सभी 5 लोगों को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अपने साथ पंजाब ले गई। पंजाब में मनप्रीत से और पूछताछ के बाद कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य में मातृशक्ति को हमेशा से सम्मान दिया जाता है। विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी बनी है। वो उत्तराखंड में पहली महिला विधानसभा की स्पीकर है। पार्टी हाईकमान ने राज्यसभा में पहली महिला कल्पना सैनी को प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। तो उत्तराखंड से रिक्त होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया है। शिक्षाविद डॉक्टर सैनी वर्तमान में उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य विधानसभा में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के चलते उनकी जीत तय है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से चल रही उस चर्चा पर भी विराम लग गया, जिसमें कहा जा रहा था कि भाजपा राज्य के बाहर से भी प्रत्याशी उतार सकती है। उत्तराखंड से राज्यसभा की 3 सीटों में से वर्तमान में 2 भाजपा के पास है। रिक्त हो रही तीसरी सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के प्रदीप टम्टा कर रहे हैं। इस सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है। इसे देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा के दावेदारों का नाम का पैनल मांगा था। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशी के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी के नाम पर मोहर लगी। तो भाजपा ने राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष कल्पना सैनी पर भाजपा ने मोहर लगा दी है। रुड़की की रहने वाली कल्पना सैनी गांधी शिल्प इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानाचार्य भी रही है। भाजपा संगठन की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे गए पैनल में शामिल 10 नामों में कल्पना सैनी का नाम भी शामिल था। कल्पना लंबे समय से कलियर और रुड़की विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी भी करती आई है। भाजपा के इस टिकट का लाभ भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। वहीं राज्यसभा सीट के लिए 1 जून से नामांकन और 10 जून को मतदान होगा। अभी तक राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय है, तो माना जा रहा है कि बिना चुनाव के ही कल्पना सैनी राज्यसभा पहुंच जाएंगी। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। और अगर मुझे आज प्रथम महिला के रूप में राज्यसभा में भेजा जा रहा है, तो मैं अपने कार्यों को ऐसा रखना चाहूँगी जिससे कि जो है मेरी आने वाली पीढ़ियों में महिलाओं को भी और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी के लिए भी मैं उदाहरण बन सकूँ।
चंपावत विधानसभा के उपचुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने टनकपुर बनबसा के अलग अलग क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस उपचुनाव में प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 3 जून को जारी होंगे। तो टनकपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर प्रचार किया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीएम धामी ने प्रचार किया। उन्होंने आगामी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान कर भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। सोमवार को सीएम धामी टनकपुर में सुबह 8 बजे पहुंचे। उन्होंने टनकपुर के विभिन्न जगहों में बैठकर चाय पर उपचुनाव की चर्चा भी की। यहाँ पूर्व विधायक कैलाश गहतौड़ी, पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार, पूर्व पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत, महादेव आदि मौजूद रहे। इससे पहले चंपावत में करीब 2 महीने तक चले उपचुनाव के चुनाव प्रचार का शोर रविवार को 5 बजे थम गया। आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों पर जनसभाएं भी की। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतौड़ी ने विधानसभा के कई इलाकों में जाकर आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी। तो उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो मदरसे सरकारी सहायता लेते हैं लेकिन बिना शिक्षा विभाग की मान्यता से चल रहे हैं, सरकार उन्हें बंद करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, जिनमें 192 मदरसों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सरकारी सहायता दी जाती है। मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें प्रदेश में कई मदरसों के बिना मान्यता के चलने की बात सामने आई है। देखिए, पूरे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं और 192 मदरसों को हम सरकारी सहायता दे रहे हैं। मैंने बीच में विभाग की समीक्षा की है और विभाग की समीक्षा में ये पाया है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यदि कक्षा 5 तक का बच्चा मदरसों में पढ़ेगा और उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा, तो हम जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं। यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही है। तो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक हर यात्रियों को रुकने की सुविधा उपलब्ध मिल तो रही है, लेकिन यहां बड़ी संख्या में लोग कूड़ा भी छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी चिंता जताई है। उन्होंने सभी निकायों को आदेश दिया कि गंगा नदी के आसपास के कस्बों में कूड़ा न फैलाया जाए और कोई घटना सामने आई तो संबंधित निकाय पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि गंगा जी के प्रति मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आस्था है। और जहाँ तक कूड़े को उसमें डालने वाली बात है, मैंने कहा था कि आप जो मेरे चारधाम यात्रा मार्ग में आने वाले जितने भी शहरी निकाय के जो हमारे हैं, उसमें आप 3 बार उसमें आप सफाई करिए और रात को उसमें कूड़ा उठाइए। यदि ऐसी कोई स्थिति सामने आएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्रियों को अलग अलग बैरियरों से वापस भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की केदारनाथ हाईवे समेत यात्रा मार्गों पर जगह जगह जांच कर रहा है। अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे हजारों की संख्या में यात्रियों को वापस लौटाया जा चुका है। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। एक दिन में 10-15 हजार से ज्यादा तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले 1 महीना भी नहीं हुआ है। ऐसे में कई यात्री ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच रहे हैं और ऐसे यात्रियों को पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोका जा रहा है और वापस भेज दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को ही केदारनाथ भेजने की अनुमति दी जा रही है।
बहुत भीड़ है, जहाँ जहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, चेकिंग हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, खाने पीने की परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। प्रशासन की तो कोई नहीं है, व्यवस्था प्रशासन की तो नहीं है, मगर भीड़ ही बहुत है। सभाजीत मिश्रा पटना है। मैं चारों धाम की यात्रा में आया हूँ और मैं इधर यात्रा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ के साहब लोग ऑनलाइन जो बुकिंग मेरी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए रुकावट कर दिए, क्योंकि मैं कई जगह से आया हूँ, उनमें कोई रुकावट नहीं दी। यहाँ आज 4 घंटे से हम लोग फंसे हैं, 70 आदमी 80 आदमी हैं यहाँ पे, हम लोग 2 गाड़ी की बात। और साहब को बोल रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग को नहीं मालूम था। साहब का कहना है कि डुप्लीकेट है, और अगर डुप्लीकेट होता तो उधर से कैसे आगे पास होगा। यात्रा मार्ग स्टेशन की दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो है, वहाँ का एजेंट ने तारीख बराबर नहीं दी, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे नहीं। कितने जने हैं आप लोग? हम एक गाड़ी में 40 है, वैसे टोटल 300 लोग आया। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? अभी 1 घंटा हो गया हमारे को। और जगह कहीं रोका गया आपको रास्ते में? नहीं रुका है, यहाँ से रुका है। देखिए सर, गाइडलाइंस क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन करा कर ही आएँ, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन है उसी दिन आप यात्रा करें। और सभी श्रद्धालुओं से जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या अन्य जगहों से आ रहे हैं, उनको मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के, और जिस डेट पे आपकी रजिस्ट्रेशन की तिथि है मंदिर जाने की, उसी दिन ट्रैवल करें। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में लाउडस्पीकर को लेकर बैठक हुई। आवाज को सीमित करने के संबंध में लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने कोतवाली परिसर में सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की। कोतवाल ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने एक अभियान चलाया है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु सभी धर्म के लोगों को लक्सर कोतवाली परिसर में बुलाया गया, जहां उनको धार्मिक स्थल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अवगत कराते हुए लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उसका पालन न करने पर कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। आयोजित की गई थी, जिसके क्रम में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारियों के माध्यम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले सभी धार्मिक स्थलों में या ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत तेज आवाज़ का ध्वनि प्रदूषण होता, उन सभी को बुला करके उनको बता दिया जाए कि इस तरह से आवाज़ को नियंत्रण में रखें। तो इसी संबंध में उनको आज अवगत कराने के लिए हमने अपने सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया था, अन्य लोगों को बुलाया था, और जिनको हमने यही बात बताई है कि भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करना है और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे तो करती है, लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत बदतर हो चुकी है। ऐसा एक मामला टिहरी जिले के थोलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज काफल पानी में देखने को मिला है। 1950 में स्थापित इस स्कूल में 140 बच्चे और 16 अध्यापक हैं, लेकिन अब आलम यह है कि यहाँ स्कूल जर्जर हो चुका है। बरसात के समय छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य ने कई बार विभाग को अवगत भी कराया है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 साल से स्कूल क्षतिग्रस्त है, पर इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। होती है, जैसे कि छत टूटे हुए हैं, जैसे कि हमें परेशानी होती है कि कहीं वो हमारे सर पे ना आ जाए। जैसे हमारे माँ बाप को भी डर रहता है, हमें भी डर रहता है। तो जैसे ही बारिश का समय होता है तो हम वैसे घर चले जाते हैं। मतलब दिक्कतें होती है, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो टपकता रहता है पानी छत से, तो हमें थोड़ा कंजस्टेड होके बैठना पड़ता है। तो मतलब पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती उस कारण से, और लैब वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, तो उससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती है। बच्चों के लिए बैठने के लिए भवन नहीं है। ये भवन की स्थिति आप देख रहे हैं। अभी गुरुजी यहाँ पे प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले बनाग्नि से जो 2 कमरे उनके पास थे, वो भी आपने भी कैवरेज किया होगा, देखा होगा, आपने देखा सारे जल के उसकी जो कड़ियाँ हैं। आज यहाँ के जो अभिभावक हैं वो भी डर रहे हैं, अपने बच्चों को भेजने के लिए डर रहे हैं। और अभी कई अभिभावकों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम अपने बच्चों का रिस्क नहीं ले सकते हैं, जान मान की हाथ कभी भी हो सकती है। इसमें शिक्षक लोग भी दोषी नहीं है, वो भी क्या कर सकते हैं। बारिश होती है, इवन का 2-3 बार देखा, अभी 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई तो उनको छुट्टी करनी पड़ी। मजबूरन क्या करते, बच्चों को कहाँ बैठाते। एक तरफ हम अध्यापकों पे दोषारोपण करेंगे कि पढ़ाते नहीं है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये गलत है। भवन की हालत आप देख रहे हैं कि ये कम से कम 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है, और इसमें जो है बच्चों को बैठने के लिए बड़ी परेशानी होती है। कंप्यूटर रूम की हालत ये है कि वहाँ बच्चे एमडीएम का भोजन करते हैं, आधा कमरे में भोजन करते हैं, आधा कमरे में कंप्यूटर रखे हैं, और जो कंप्यूटर हैं वो भी ख़राब स्थिति में बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल सारे बंद पड़े हुए हैं।
तो हम ये चाहते हैं शासन से कि भाई हमें एक नया भवन स्वीकृत किया जाए। तो अगली खबर चमोली से है, जहां 21 मई को ऊखीमठ से मध्य महेश्वर की ओर ट्रैकिंग पर गए 7 पर्यटकों का दल खराब मौसम के चलते फंस गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि 21 मई को पर्यटकों का ये दल बिना सूचना के ऊखीमठ से मध्य महेश्वर की ओर गया था, जिसके बाद पर्यटकों के मध्य महेश्वर से आगे पांडव सेरा में फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ ने हाई रेस्क्यू अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को निकालने में सफलता मिली। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने सभी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से गौचर पहुंचाया, जिसके बाद सभी को इलाज के बाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में आज और कल के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने और साथ ही साथ तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून के पटेल नगर में बीएसएनएल के टावर पर एक व्यक्ति चढ़ गया। ये व्यक्ति भू कानून की मांग कर रहा है और लगातार ऊपर से पर्चे फेंक रहा है। शख्स के टावर पर चढ़ने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस फोर्स, अग्निशमन दल की गाड़ी और एम्बुलेंस को यहां लगाया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस और प्रशासन तैनात है। व्यक्ति का नाम सुरेंद्र रावत बताया जा रहा है। सुबह सुरेंद्र रावत यहां पहुंचे और चकमा देकर टावर पर चढ़ गए। करीब 70 से 80 मीटर की ऊंचाई पर वो चढ़े हुए हैं। बीएसएनएल के कर्मचारियों का कहना है कि गेट बंद रहता है, लेकिन ये सुरेंद्र रावत गेट को फांद कर वहां पहुंचे। यहाँ पे सुरेंद्र सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति जो है वो भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर टावर पे चढ़ गए हैं उनकी मांगों को मनवाने के लिए। और उनकी मांग है कि जब तक उनकी ये मांग नहीं मानी गई तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे मैं पुलिस की पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और हम लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये नीचे उतर जाए और इनकी जो भी बात है हमने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो भी बात है इसको सक्षम स्तर पर पहुँचा दिया जाएगा। इसी के साथ हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाएँ। वहीं श्री साई नटराजन आर्ट अकेडमी तिरुपति आंध्र प्रदेश की ओर से श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री बद्री विशाल जी के भजनों पर कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्योत्सव मनाया। तो भगवान विष्णु को समर्पित वंदे विष्णु, श्रीमन नारायण और देवी दुर्गा को समर्पित जय देवी नंदिनी भजन पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। अकेडमी से आए कलाकारों की प्रस्तुति ने धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम पर अनेक भजन नृत्य प्रस्तुत किए गए। संस्था के निदेशक के धरणीधर एवं डॉक्टर पी शरत चंद्रा ने बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में करोड़ों हिंदू सनातनी आते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु के भजनों एवं शिव तांडव जैसे नृत्य कला को लोगों तक पहुंचाना है। तो सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान शुरू हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। रात 12 बजे से ही स्नान शुरू हो चुका है। गंगा घाट पर सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। एक ओर श्रद्धालुओं ने रात भर कीर्तन किया तो वहीं दूसरी ओर कुछ श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में घाट पर ही सोते दिखे। डीआईजी एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन में बांटा गया है, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही अन्य प्रदेशों से 50 लाख लोगों के आने का अनुमान है। आज सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है और यहाँ पर हरिद्वार हर की पौड़ी पर लाखों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह खूबसूरत और भव्य नज़ारा, जहाँ तक नजरें जा रही हैं वहाँ तक श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस फोर्स मंगवाई गई है और यहाँ पर 6 जो कंपनियां हैं पीएससी की, उन्हें तैनात किया गया है ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और ये जो भीड़ है इन्हें कंट्रोल किया जा सके। और अगर बात ट्रैफिक की जाए तो पुलिस द्वारा ट्रैफिक के लिए भी प्लान तैयार किए गए जिन्हें कल से ही लागू कर दिया गया है। कल 2 बजे से भारी वाहन जो हैं, ट्रक जैसे वाहन हैं, उन पर रोक लगा दी गई है और ये रोक जब तक लगी रहेगी जब तक ये स्नान पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता है। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है।
अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान जोधपुर से आ रहा हूँ। अच्छा राजस्थान से हाँ, आए हैं। तो राजस्थान। वहाँ से यहाँ तक आने में कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं, समस्या नहीं आई, भीड़ भाड़ तो थी ना। अच्छा भीड़ भाड़ थी। हाँ, भीड़ भाड़ थी। तो स्नान कर लिया आपने? हाँ, स्नान कर लिया। तो चलिए इस बार कोरोना काल के चलते कोई भी पिछली बार की तरह 2 बार नहीं, आपकी कोई 2 साल से नहीं आ पा रहे थे, इस बार आए हैं तो ऐसा में कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग भी आए हुए हैं दूर दूर से। हाँ, क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़ राजस्थान। राजस्थान से आप भी आए हैं। तो अच्छा इस बार कोरोना के चलते कोरोना के ग्राफ के चलते कोई रोक टोक नहीं है, तो ऐसे में कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए, देखा आपने यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार, क्योंकि इस बार कोई रोक टोक नहीं है। किसी रोक टोक के बिना यहाँ पर स्नान करने के लिए आया जा रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। और इस बार जो ये स्नान है, इस यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और इस स्नान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन की बहुत ही बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए, जो कि वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। वहीं टिहरी जिले के नेशनल हाईवे 58 में देवप्रयाग से आगे सैनिक होटल के पास बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कार सड़क से करीब 15 मीटर नीचे पलट गई। कार में पति पत्नी समेत एक बच्चा सवार थे। पुलिस के मुताबिक तीनों चमोली जिले से चलकर देहरादून अपने गृह प्रदेश जा रहे थे। घटना में पति पत्नी घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए देवप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं नीतू देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में 2 की मौत हो गई और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के लिए पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को रेस्क्यू कर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इसी के साथ मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।